नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने MP में लव जिहाद कानून को लेकर की जा रही तैयारी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शादी कर रहे हैं, उसे लेकर कानून बनाए जा रहे हैं। वहीं CM भूपेश ने सवाल किया है कि भाजपा नेताओं पर लव जिहाद लागू हुआ क्या, और क्या ये सुब्रमण्यम स्वामी या मुरली मनोहर जोशी के परिवार पर भी लागू होगा। बढ़िया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की एक बैठक लेने जा रहे हैं। ये बैठक कल सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वहीं बैठक में प्रदेश के सभी संभाग के IG इंटेलिजेंस व सभी जिलों के SP शामिल होंगे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान पर यह बैठक बुलाई जा रही है। इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, समीक्षा के बाद गृह मंत्री खुद इसे ब्रीफ करेंगे। बता दें कि रायपुर समेत प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में अपराध बढ़ गए हैं और इसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ अशांति का टापू बन गया है, जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। वहीं हालात साल 2000 से लेकर 2003 जैसे हो गए हैं। कि माननीय गृह मंत्री जी कल इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, तो उसके बाद उनसे आप चर्चा करेंगे तो सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी कल विस्तृत समीक्षा करने वाले हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है। अब लगने लगा है कि ये शांति का टापू नहीं, बल्कि जिस प्रकार से हत्याओं का जो दौर चल रहा है, ये अशांति के टापू बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन धान खरीदी से पहले हुई बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पत्थलगांव में शुक्रवार को हुई बारिश से तमता इलाके के सैकड़ों किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं कई इलाकों के किसान खुले में धान रखे होने की वजह से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से किसानों के माथे पर लकीरें भी अब दिखने लगी हैं, तो वहीं अंबिकापुर में भी किसान बारिश की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। खलिहान में धान खुले में रखा हुआ है और ऐसे में किसान प्लास्टिक और तिरपाल से धान को सुरक्षित रखने में जुट गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश की आशंका से तो इनकार किया है, लेकिन बादल छाए रहने की चेतावनी जरूर दी है, जिससे किसानों के चेहरे अब मुरझा गए हैं। वहीं रायगढ़ में भी किसानों की यही चिंता है। बारिश की वजह से किसानों को इस बात का डर है कि उनके भीगे हुए धान को कहीं सोसाइटी में रिजेक्ट ना कर दिया जाए। इस बेमौसम बरसात पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कुछ स्थानों पर ही बारिश की वजह से फसल पर असर पड़ा है, लेकिन अधिकतर जिलों में फसल बिल्कुल ठीक है। धान खरीदी को लेकर विपक्ष के हमलों पर चौबे ने कहा कि भाजपा के मित्रों को एक पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए 2500 रुपए में धान खरीदी के लिए सहमति क्यों नहीं दे रहे और प्रदेश को बारदाना उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश अभी हुई नहीं है। कुछ किसानों ने जो हार्वेस्ट कर लिया था, अपने धान ले आए थे, पानी से भीगा जरूर है, लेकिन 2 दिन के धूप में हम लोग जानते हैं, हम लोग किसान हैं। अभी जिस तरीके से आप प्रश्न कर रहे हैं उस तरीके से नुकसान का कहीं कहीं कोई सूचना नहीं है। विश्व मत्स्यिकी दिवस के मौके पर आज छत्तीसगढ़ में मछुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया। CM हाउस दफ्तर में CM भूपेश बघेल ने 15 मछुआरों को मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स और 2 मछुआरों को ऑटो विद आइस बॉक्स का वितरण किया। इसके साथ ही 10 मछुआ हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के तहत पहली किश्त की अनुदान राशि का चेक भी दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मछली पालन को भी खेती का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कृषि विभाग को प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए हैं। सब साथ ही अब मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिए जाने के लिए मैंने कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि उसके अनुरूप वो बिल विधानसभा में लाए। मछली पालन को कृषि का दर्जा, और जिस तरीके से कृषि में बिजली में हम लोग सब्सिडी देते हैं किसानों को और 0% ब्याज पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मत्स्य पालन के लिए भी इस तरीके से व्यवस्था करने का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया।
रेणु जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के निशाने पर हैं। इस बीच उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनमें वो राजनीतिक सूझबूझ और दांव पेच चलाने की क्षमता नहीं है जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में हो रहा है। वे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे और इसके लिए उन्होंने पार्टी की कार्यकारिणी के विस्तार का मत रखा है, जिससे सामूहिक रूप से फैसले लेकर जनता के हित में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहती कि लोगों को ऐसा लगे कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में परिवारवाद चल रहा है। निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में सबका साथ मिले, समय के साथ ये बेहद जरूरी भी है। देवव्रत और विधायक प्रमोद शर्मा का नाम लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दोनों नेता दिवंगत जोगी जी के करीबी रहे हैं और रूठों को मनाना मां का काम होता है। बीजेपी को समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो एक तत्कालिक फैसला था, भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझमें राजनीति सूझबूझ दांव पेच चलाने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने निवेदन उस दिन मीटिंग में भी किया कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी और मुझे एक उपाध्यक्ष या अन्य कार्यकारिणी एक बनाए जो मेरा मार्गदर्शन करे और हम लोग एक सामूहिक रूप से निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य कर सकें या निर्णय ले सकें। नगर निगम भिलाई में लगभग 23 करोड़ 18 लाख रुपए के सफाई के ठेके का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और बीजेपी पार्षदों ने शहर सरकार पर अवैधानिक रूप से संकल्प जोड़ने और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित महापौर कमिश्नर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो वहीं इसके बाद अब कांग्रेस पार्षदों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि नगर निगम ने सफाई के लिए नेचर ग्रीन मशीन्स एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड की टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसके बाद 1 नवंबर से काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन आरोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सभापति श्याम सुंदर राव की शिकायत पर निगम कमिश्नर भी जांच के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल विपक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं इस मामले में एमआईसी के स्वच्छता प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने नगर निगम अध्यक्ष श्याम सुंदर राव को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि विपक्ष सभापति को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। इसके विरुद्ध हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और इसके लिए जो भी होगा इस गलत तरीके से पारित संकल्प के खिलाफ जो छेड़खानी की गई है, इसको बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सामान्य सभा का बिल्कुल अपमान है और इसके लिए पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। विपक्ष अपनी गलतियों को दबाने के लिए और अपने सभापति को, भाजपा के सभापति है, उसको बचाने के लिए सब षड्यंत्र और ये सब बताया ना, उस दिन धारावाहिक बना रहे हैं इन लोग सिर्फ अपने सभापति को बचाने के लिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इसी महीने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहा है। आज इसी को लेकर फेडरेशन के पदाधिकारियों की एक बैठक रायपुर में हुई। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर कई मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इन मांगों पर राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण कर्मचारियों में अब रोष है। वहीं कमल वर्मा ने बताया कि 15 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति है, जो कि प्राथमिकता के साथ दूर की जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ते और 5% लंबित मांग महंगाई भत्ते के एरियर्स का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही 4 स्तरीय पदोन्नत पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए और इसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 के स्थान पर 65 वर्ष करने और 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान जल्द करने की भी मांग है। महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान का एरियर्स निश्चित रूप से तोहफे के रूप में दिवाली की पहले दी गई, लेकिन सरकार ने जो हमें आश्वस्त किया, वो आश्वस्त करने के बाद भी वो सरकार से अभी आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके कारण पूरे प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। हमारे जो 15 सूत्री मांग है उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में जोरदार आंदोलन करेंगे। राजधानी रायपुर में अच्छी क्वालिटी के कोयले को घटिया क्वालिटी के कोयले से बदलकर धोखाधड़ी करने के मामले में मास्टरमाइंड अब तक फरार है। पुलिस अब तक पूरे रैकेट की छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर खुद की पीठ थपथपाती नजर आ रही है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार और यार्ड को किराए पर लेने वाले सरफराज को बचाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक यार्ड के असल मालिक आमिर अली और रईस अहमद समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन सरगना को पकड़ने में वो नाकाम है। सूत्रों के मुताबिक इस हेराफेरी में कई बड़े नामों के सामने आने की डर से फरार मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार और सरफराज के गुर्गे पुलिस से मिली भगत की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि शातिर आरोपियों को बचाने के लिए मोटी रकम का लेन देन भी हुआ है।
हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि वो आरोपियों के सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ सरगना नहीं आए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, इस पूरे मामले में छोटी मछलियां तो पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस अपनी पीठ भी थपथपा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कब गिरफ्त में आएगा? देखिए, जिस तरीके से पुलिस की अभी तक की अगर कार्रवाई की अगर बात करते हैं तो पुलिस ने अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस के सामने थे, और जबकि पुलिस आसानी से कहीं भी आदमी आरोपी होता है उसको गिरफ्तार करने की उसमें क्षमता होती है। लेकिन यहाँ इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पुलिस पूरी तरह से लापरवाही करती इस बात की नज़र आ रही है कि इसके जो मास्टरमाइंड है प्रीतम सरदार और सरफराज यार्ड मालिक जो है, इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ पे जो शहर में अंदर खाने की एक चर्चा इस बात की भी है कि इसको लेके इनको बचाने के लिए जो इनके गुर्गे हैं, जो इनके कुछ रसूखदार लोग हैं, क्योंकि इसमें कई सिर्फ ये 2 लोग ही नहीं हैं इस पूरे रैकेट में, इसमें कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इस बात को लेके उनके जो गुर्गे हैं, जो कुछ रसूखदार लोग जो हैं, वो लोग उनको बचाने में लगे हैं और थाने के आसपास देखे गए हैं। अभी पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने की यहाँ पे बात सामने आई है कि कई बड़े लोगों का संरक्षण भी इसमें आया है। तो उसके बाद जिस तरीके, लेकिन पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की अभी पूरी जो अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा ये रैकेट ये जो संचालित कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे इसमें करोड़ों का नुकसान इसमें हुआ है, उसको लेके पुलिस अभी गंभीर इसमें नज़र नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस ने सिर्फ इसमें FIR की है, छोटे लोगों को गिरफ्तार किया है और अपना पल्ला झाड़ लिया और अपने आप ही पीठ भी थपथपा ली है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पुलिस ने अभी तक उन लोगों को, जो इसके मास्टरमाइंड है, जो इसकी बड़ी मछली हैं, मगरमच्छ कहेंगे तो कोई बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पैमाने पे इस पूरे कारोबार को, काले कारोबार को संचालित कर रहे थे। तो उसके बाद अभी जो है पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस इस बात का दावा ज़रूर करती है, पुलिस के आला अधिकारी इस बात का दावा ज़रूर करते हैं कि इनके सभी संभावित ठिकानों पे दबिश दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है अगर चाहे तो इनको गिरफ्तार आसानी से कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी यहाँ पे दबाव में नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं मिली भगत की भी इसमें आशंका लोग जता रहे हैं कि, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से अभी 3 दिन पहले की बात हम आपको बताएं रचना जी कि ये जो दोनों थे सरफराज और प्रीतम सरदार इसी रायपुर शहर में देखे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस, क्योंकि पुलिस के पास इतने सारे उपकरण, इस तरीके के रास्ते हैं गिरफ्तारी करने के, तलाशने के, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी उपयोग में जो साधन है उनको नहीं किया गया है। और पुलिस सिर्फ इस बात के दावे कर रही है कि हम उनके दबिश दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार जल्द करेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर तहसीन, और अगर जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं इससे तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि कब तक गिरफ्तार होने से ज्यादा बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस गिरफ्त में लेना चाहती भी है कि नहीं लेना चाहती है। लिहाजा अपडेट आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। IBC 24 ने बीते दिनों 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक राजधानी में फलते फूलते नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी हुआ और एक्शन भी नजर आया, लेकिन चिंता वहीं की वहीं है। बीते कुछ दिनों को ही देखें तो राजधानी में एक के बाद एक हुई अलग अलग वारदातों की तह में एक कॉमन वजह थी नशा। हर एक घटना में प्रत्यक्ष तौर पर जरा सी मामूली सी बात भी मर्डर तक पहुंच गई, क्योंकि वहां नशे के सुरूर सवार था। अगर इसमें घर में विवाद, आस पड़ोस में विवाद और राह चलते छेड़खानी को शामिल करें तो फहरिस्त काफी लंबी हो जाएगी। लगातार बढ़ती वारदातों से चढ़ते क्राइम ग्राफ पर अब पुलिस महकमा और प्रदेश के गृह मंत्री भी चिंतित हैं। तारीख 19 नवंबर, रायपुर सुदामा नगर में हिस्ट्री शीटर की हत्या, नशे की हालत में हुआ विवाद। तारीख 19 नवंबर, रायपुर माना इलाके में युवक की हत्या, दोस्त ने नशे की हालत में मारा चाकू। तारीख 21 नवंबर, रायपुर धनेली गांव में युवक की हत्या, पारिवारिक विवाद में चाचा ने भतीजे को टंगिया से मारा। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो पिछले दिनों राजधानी रायपुर में घटित हुए। जगह अलग अलग, वारदातें भी अलग अलग, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक कनेक्शन कॉमन है और वो है नशा। दरअसल ये सारी घटनाएं मामूली विवाद से ही शुरू हुई, लेकिन नशे की हालत में इतनी बढ़ी
कि बात मर्डर तक पहुंची। जी हां, यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की नई हकीकत, जहां नशे के लिए चोरी, लूट, डकैती और मर्डर जैसी घटनाएं अब आम हो चली हैं। बीते 2 हफ्तों की ही बात करें तो राजधानी रायपुर में 4 से ज्यादा हत्याएं हुई। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग चाकूबाजी का शिकार हुए। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर शासन प्रशासन चिंतित है। लिहाजा शनिवार को रायपुर एसएसपी ने बैठक लेकर सभी सीएसपी और थानेदार को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। वहीं रविवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ये शहर के सभी सीएसपीज, इनफैक्ट सीएसपीज पूरे ज़िले के और शहर के थाना प्रभारियों की बैठक थी। मेनली इसमें क्राइम कंट्रोल और जो क्राइम हो रहे हैं उनकी समीक्षा, उनके केसेस। अभी तक अगर अपन देखेंगे तो अभी जो हम लोग आंकड़ा देख रहे थे तो विगत 2 महीने में लगभग 17 मर्डर हुए हैं और 17 307 के केसेस हुए हैं, जिसमें चाकूबाजी की घटनाएं शामिल हैं। तो उनकी समीक्षा की गई। माननीय गृह मंत्री जी कल इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, तो उसके बाद उनसे आप चर्चा करेंगे तो सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे माननीय गृह मंत्री जी कल विस्तृत समीक्षा करने वाले हैं। जाहिर तौर पर राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध की वजह नशा और नशे के सौदागर हैं, जिन्हें रोकने पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके ये घटनाएं कम नहीं हो रही। यही वजह है कि विपक्ष को इसे लेकर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है। 3 दिन में 3 हत्या हो गई। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू, लेकिन अब लगने लगा है कि ये शांति का टापू नहीं, बल्कि जिस प्रकार से हत्याओं का जो दौर चल रहा है ये अशांति के टापू बनने जा रही है। वास्तविक में सरकार के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास का भावना है ये आने वाले समय के लिए गंभीर चुनौती है। अब सवाल ये कि आखिर राजधानी रायपुर में अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? क्या नशे के कारण ही क्राइम रेट बढ़ा है? वजह चाहे अलग अलग दिखें, लेकिन बीते कुछ दिनों में वारदातों में आम शहरी नहीं बल्कि राजधानी पुलिस तक के होश हो गए। देखना यह है कि शासन प्रशासन इन घटनाओं को कैसे और कब तक रोक पाता है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से बचने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दरअसल सुरक्षा कर्मियों के लगातार हो रहे हमले से नक्सलियों के नापाक मंसूबे फेल होते जा रहे हैं। नक्सलगढ़ में सुरक्षा बलों की एंट्री आसान होती जा रही। ऐसे में सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस को रोकने के लिए नक्सलियों ने अपनी रणनीति में सुधार किया है। बता दें कि जवानों को रोकने के लिए नक्सली हमेशा लोहे के स्पाइक होल IED बम का इस्तेमाल करते थे, जो मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाते थे, जिससे जवानों को कोई नुकसान नहीं होता था। कभी कभार जवान इसकी जद में आते थे, लेकिन अब मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए नक्सलियों ने लकड़ी और बांस के स्पाइक होल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ताकि डिटेक्टर से इसकी पहचान ना हो सके। इसका हालिया प्रमाण चिंता गुफा की और CRPF की 206 बटालियन को मिला। इस दौरान एक जवान के पैर में बांस के स्पाइक होल घुस गए थे। जगदलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बीते मार्च से अब तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते कई विकास कार्य अटके हुए हैं। बैठक नहीं होने से विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही। बता दें कि कोरोना के चलते सामान्य सभा की बैठक पिछले 7 महीने से आयोजित नहीं हुई है। इस बैठक का आयोजन हर दूसरे महीने किया जाता है, लेकिन सामान्य सभा के इंतजार में कई विकास कार्य भी अटके हुए हैं। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर आयुक्त की उदासीनता की वजह से बैठक नहीं हो पा रही है। वहीं नगर निगम की अध्यक्ष कविता साहू का कहना है कि पिछली बैठकों में जिन विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया था उनके कार्य प्रगति पर हैं। सामान्य सभा कराने के लिए जो इच्छा शक्ति की जरूरत है उसकी इच्छा शक्ति की बहुत कमी है और संवादहीनता की। मुझे लगता है कि आयुक्त, अध्यक्ष, मेयर, इनमें संवादहीनता भी है, जिसके कारण से नगर का जो मामला है, जो संवेदनशील मामलाएं हैं, नगर विकास की बातें हैं, वो 9 महीने से एक प्रकार से मृत प्राय पड़ी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।